नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, मैं कुमार मन्नू। एक बार फिर से कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी दुनिया में आपको यूनिट 2 में ले चलता हूं। अब यूनिट 1 हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 9th और 10th क्लासेस के लिए था। थोड़े बहुत 11th और 12th की चीजें भी हम लोगों ने पढ़ी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 9th एंड 10th ही, और भी चीजें थी। यूनिट 1 में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स, पीरियड्स, ग्रुप्स, ग्रुप के नाम, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट 11th और 12th में आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उन सब के प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों की हमने जम के बातें की थी। और अब यूनिट 2 में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज पहली क्लास। वैसे तो दोस्तों हमारा कोर्स पेड कोर्स है, मींस आप एडमिशन, आफ्टर गेटिंग एडमिशन आप हमारे कोर्सेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, या हमारे ऑफिस का जो नंबर है हमने कई बार दिया है उस पर भी आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बट इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। और फिर भी हमने ये पहला लेक्चर आज जी में आ जा चुकी, मेरे मन के ऊपर आ गया कभी कभी तो मैं उसको पब्लिकली लाइव कर देता हूं। तो पहला लेक्चर आज मैंने छोड़ रखा है, पब्लिकली लाइव किया। पहला लेक्चर है, चलो ठीक है। कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, कुछ लोग प्रोसेस में होंगे, तो कभी कभार इस तरीके से मैं यूट्यूब पर आता रहता हूं। अदरवाइज हमारे लेक्चर्स प्राइवेट रहते हैं, मतलब हमारे अपने बच्चों के लिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टैंडर्ड 9th से पढ़ना, 9th 10th 11th 12th जेई मेन एडवांस्ड जो भी है सब चीजों को कवर करेंगे। आइए, सबसे पहला टर्म इसमें पेज नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाम से क्लियर है, एटम का स्ट्रक्चर, इसकी दुनिया। तो सबसे पहला वर्ड ही हमने लिखा एटम। दो चीजों से मिलके बना है, ए एंड टॉम। ए एंड टॉम। ए का मतलब होता है नहीं, मीन्स नॉट, एंड टॉम का मतलब होता है डिवीजन, बंटवारा। ग्रीक भाषा में ए और टॉम को हम लोग कह सकते हैं जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं हो। और ये एटम नाम का खूबसूरत टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे अपनी केमिस्ट्री में जॉन डाल्टन साहब। 1808 में, आज से 120 साल पहले, इन्होंने एटम नाम का कोई टर्म दिया और जिसका मतलब समझाया, जिसका डिवीजन नहीं हो सके। इन्होंने बोला यूनिवर्स का कोई भी मैटर, मतलब पदार्थ, यूनिवर्स की कोई भी चीज का सबसे सूक्ष्मतम, मोस्ट माइन्यूट एंड फंडामेंटल थिंग इज एटम। मतलब इंसान का भी आखिरी जो सबसे छोटा कण होगा दैट इज एटम। इस पेन का जो आखिरी सबसे छोटा कण होगा दैट इज एटम। और आप एटम को फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं चूंकि वो सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम ही रखा गया ए और टॉम वर्ड से मिला करके। तो इनकी कही हुई बातें बाद में डाल्टन, उसी समय में, बाद में क्यों कहिए, डाल्टन से एटॉमिक थियरी के नाम से मशहूर हुआ। डाल्टन के द्वारा कही गई कुछ बातें, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बहुत लिमिटेड 3-4 लाइन में पढ़ना, तो उसको पढ़ के निकलिए। तो आइए ध्यान से, क्या सब इन्होंने बातें की। सबसे पहला, एटम इज मोस्ट फंडामेंटल थिंग, फंडामेंटल थिंग ऑफ मैटर। मतलब एटम सबसे अधिक सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम जिसको बोलते हैं, या आधारभूत। आधारभूत समझते हो, हमने लिख दिया हिंदी में, चूंकि हर बोर्ड के लोग इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। तो एटम जो है वो किसी भी पदार्थ का, थिंग या मैटर,
मैटर का सॉरी सबसे सूक्ष्मतम या आधारभूत चीज होती है कण होती है। ठीक है, पहला पॉइंट मतलब एटम इज इनडिविजिबल, क्योंकि यह सबसे सूक्ष्मतम कण है, मोस्ट फंडामेंटल है, तो एटम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल बेटा समझते हो, बहुत सिंपल टर्म है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हिंदी में बोल लो तो अविभाज्य बोलते हो। तो एटम इज फंडामेंटल, एटम इज इंडिविजिबल। अगला, एटम इज स्ट्रक्चरलेस। तीसरी बातें जो इन्होंने कही और जो काफी फेमस हुआ, एटम इज स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस मतलब दोस्त आकारहीन, परमाणु का कोई आकार नहीं होता है, वो आकारहीन है। इन्होंने बोला कि एटम का कोई शेप नहीं होता है, अपना कोई शेप नहीं होता, वो जुड़ करके जो चीज बना ले उस शेप का हो गया। तो एटम का कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, ये फंडामेंटल चीज है, इसके अंदर आप जा ही नहीं सकते, इसकी दुनिया को नहीं समझ सकते क्योंकि इससे छोटा कुछ है नहीं। ठीक है, और एक बात है आपको 9-10 से ही सिखाई गई होंगी कि एटम अल्टीमेट फंडामेंटल है, सो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, या आप कह सकते हैं इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप इसको बना भी नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप इसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एटम नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अच्छे से देखोगे उस समय में इन्होंने ये 4 बातें एटम के बारे में बोली। क्या सब? पहला पॉइंट, एटम किसी भी मैटर का फंडामेंटल थिंग है। दूसरा पॉइंट, एटम इंडिविजिबल है, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये सबसे छोटा कण है। तीसरा पॉइंट, एटम स्ट्रक्चरलेस है, आकारहीन है। और चौथा पॉइंट, एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग अगर आपको एटम जैसा ही फंडामेंटल, माइन्यूट और छोटा दिखता हो तो यहां पर एक सॉल्यूशन होता है, आप YouTube पर जाकर के कोई भी वीडियो का पिक्सल रिच कर ले तो आपको ये पिक्सल भी अच्छे क्वालिटी का दिखेगा। 720 कर ले, पॉसिबल हो तो 1040 में कर ले, जितने बेटर में पॉसिबल हो उतने बेटर में वीडियो देखें, तभी वो आपके आई के लिए सूदिंग भी होगा। अक्सर हम डेटा बचाने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं आंखों का। ठीक है, तो डेटा ना बचाएं। इंटरनेट की पढ़ाई अगर आप सोचते हैं कि सस्ती होती है तो डेफिनेटली यहां ट्यूशंस में कम फी देने पड़ सकते हैं, कोर्सेज को परचेज करने में ऑफलाइन के रिस्पेक्ट में काफी कम फी देने पड़ सकते हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में सुविधाएं भी काफी कम हो जाती हैं, आपके पीछे मैन पावर कम हो जाता है, और आप एक्स्ट्रा जो काम करते हैं वो ये होता है कि अपना डेटा भर भर के बाल्टी लोटा से इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छे पिक्सल में देखें, आपको राइटिंग भी अच्छी दिखेगी। बाकी मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं लिख पाता हूं क्योंकि आपको उतने ही बड़े स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें देखनी होती है और मेरे को भी लिखनी होती है, तब मैं रिलेट कर पाऊं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट से अलग है इस मामले में, यहां रिलेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, और धीरे धीरे मेरी भी आदत बन जाती है और आप भी देखते रहेंगे तो आदत बन जाएगी। आइए, तो हमने क्लियर किया डाल्टन के हिसाब से, बट अगर मैं बोलूं सीधे एक झटके में आज के डेट पर आ जाऊं कि आज डाल्टन की कही हुई इन चारों बातों में से कौन कौन सी बातें सही हैं आज के डेट में, इन्होंने जो 4 चीजें सजेस्ट की थी आज के डेट में वो क्या क्या सही है। क्या एटम ही अल्टीमेट फंडामेंटल है, अल्टीमेट आखिरी? क्या एटम इंडिविजिबल है, अनब्रेकेबल है? क्या एटम स्ट्रक्चरलेस है और एटम को आप बना नहीं सकते हैं? तो इन चीजों के जवाब में आइए, सबसे पहला पॉइंट, एटम फंडामेंटल। जी नहीं, एटम भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं। गौर से सुनेंगे, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम में परमानेंट है, एकदम हमेशा के लिए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो बनते हैं और फिर वो कन्वर्ट कर जाते हैं दूसरे और तीसरे में। समझिएगा चीजों को, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो रिटेन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बनते हैं और कन्वर्ट कर जाते हैं फिर दूसरे में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मेरी बातों को गौर से सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं
कि आपका मकान जो आप घर बना रहे हो वो एक एटम है, तो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? एटम किस किस चीज से बना? आप बोलोगे सर ईंटों से, आप बोलोगे सर सरिये से, छड़ से, ब्रिक्स, छड़। आप बोलोगे कि सर सीमेंट से, बालू से, पानी से। मेरी बातों को सुनेंगे, आपने 5-6 चीजें काउंट करवा दी। अब मैं बोल रहा हूं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें परमानेंट है जो रिटेन करती है, और क्या सारी चीजें परमानेंट है? तो आप ही जरा सोचिए, क्या पानी परमानेंट है? वाटर, कि वाटर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर गया तो कन्वर्ट कर गया। क्या सीमेंट परमानेंट है? सीमेंट के फॉर्म में आप जब चाहे सीमेंट निकाल सकते हैं उससे, जी नहीं, वो कन्वर्ट कर गया। लेकिन आपका जो रॉड है, आपने जो छड़, आपने जो सरिया इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो रिटेन कर रहा है, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा। आपने जो ईंटे का इस्तेमाल किया, ब्रिक्स, वो रिटेन कर रहा है, वो दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा। लेकिन कुछ कन्वर्ट कर रहा है मजबूती देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। एटम का वही हिसाब है कि एटम के पीछे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हाथ होता है, लेकिन कुछ उनमें से परमानेंट हैं, जिसको हम मेन बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं, घर के अपने सदस्य हुए। बाकी लोग भी हैं, आए, कन्वर्ट कर गए, रहे, बने, गए, बहुत तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस चीज को क्लियर लिख दें। इन मॉडर्न केमिस्ट्री, सीधे आज की आधुनिक केमिस्ट्री में चले जाते हैं, ध्यान से। इन मॉडर्न केमिस्ट्री मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बेटा? एटम वाले पार्टिकल को हमने सब एटॉमिक बोला। तो इन मॉडर्न केमिस्ट्री मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस बोल लीजिए, स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस बोल लीजिए। हमने क्या बोला? हमने बोला कि मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि कंसीडर किया गया, कभी कभी हिंदी लिख देता हूं, डोंट माइंड, कंसीडर किया गया, माना गया कि वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार के लिए। किस चीज के लिए जिम्मेदार है? स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के लिए। क्लियर है? बहुत सारी चीजों को, और इसका नाम क्या पड़ा? सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जिन पार्टिकल से मिलके खड़ा है, स्थिर है, बना हुआ है, स्टेबल है, इन पार्टिकल्स को क्या बोला गया बेटा? क्या बोला गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने नाम सुना इलेक्ट्रॉन का, एटम 1808 में आया और यह पहला पार्टिकल 1886 से 1896 के बीच डिस्कवर किया गया। आप ही सोचे, ऑलमोस्ट 80 इयर्स के बाद, करीब करीब 80 सालों के बाद एटम का पहला सब एटॉमिक पार्टिकल पता चला, इलेक्ट्रॉन। और यकीन मानिए, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद दुनिया की तरक्की, मोदी जी की बातें जिस तरह से पलट जाती है ना, आज कुछ बोले और हो कुछ और जाता है, इंटेंशनली नहीं, वो हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कुछ करना चाहे, सोचना चाहे कि भाई काला धन सब वापस आ जाए, पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल वापस से 35 रुपए किलो हो जाए, पॉसिबल नहीं है। गैस वापस से 200, 250, 300 रुपए सिलेंडर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे पलट जाती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के आने से दुनिया पलट गई। और बातें मोदी जी की नहीं है, बातें हैं कि इंडिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आप खुद भी बन जाए ना, तब भी आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश जो है ना, वो बेईमानों का जबरदस्त ईमानदार देश है। यहां हर किसी को ये बातें पता होती है कि बेईमानी बहुत ईमानदारी से की जाती है। सिस्टम बना हुआ, आपको भी पता है, एकदम बेईमानों का सिस्टम बना हुआ है, और वो सारे लोग बेईमानी बहुत ईमानदारी से करते हैं। जिनका जितना हिस्सा बना हुआ है, 2%, 1%, 3%, 4%, आप अपने घर में कभी बातें किया कीजिए। हालांकि यूट्यूब पे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या करे भाई, बोलने की आजादी दे रखी है तो है, इसलिए हम भी बोलेंगे, और कभी कभी बोलना भी चाहिए। कल को आप भी सिस्टम के पार्ट हो सकते हैं, हमारे घर के भी लोग पार्ट हैं, तो हालांकि हम नहीं हो सकते हैं। तो सिस्टम बना हुआ है और बड़ी ईमानदारी से बना हुआ, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट अपनी बातों से पलट जाती है, वो कर ही नहीं पाती है, उनकी नीयत खराब नहीं होती है, चाहे कोई बन जाए, गांधी जी बन जाए कि मोदी जी बन जाए कि नेहरू जी बन जाए, कोई जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए।
पॉसिबल ही नहीं है। हमारा इतना ना सिस्टम अनऑर्गेनाइज्ड हो गया ना, असंगठित हो गया ना, आप कुछ कर ले नहीं कर सकते। अरे आप इंसान के नेचर को कैसे बदल सकते हैं? बाथरूम बना रहेगा तब भी रोड साइड में वो खड़ा होगा, वो उसका नेचर बन गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो तू लोग रे यहां से इतना दूर कट करके और उसको वायरल करवा दोगे, कोई ठीक नहीं है। तो हमने बोला कि एटम, ठीक है, 1808 में आया। इस अर्थ को जरा सोचिए, अर्थ हजारों हजार साल से 10,000 साल का अर्थ का इतिहास है। हम लोग तो कितने सारे हिस्ट्री में कहानियां, लड़ाइयां सब कुछ पढ़ते हैं, सिविलाइजेशंस, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, बहुत सारा सिविलाइजेशंस वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में बोले तो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरीके से सिविलाइजेशंस हम लोग पढ़ते हैं। अब सोचो इंसानों ने एटम के बारे में जाना पहली बार 1808 में, और इलेक्ट्रॉन आया 1886, 1896 में, मतलब ऑलमोस्ट 80 इयर्स बाद। अब आप गौर करें, इसी इलेक्ट्रॉन आने के बाद रिवॉल्यूशन हुआ, दुनिया घूम गई, जैसे नेताजी की बातें घूमती है, दुनिया घूम गई। जितने भी बड़े डिस्कवरी आए उसके बाद आप देखें कि मॉडर्न साइंस जो डेवलपमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन के वजह से है बेसिकली। आप कोई चीज में जो आज इतनी वैराइटीज पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आपने चाहे एरोप्लेन बनाया, कि शिप बनाया, कि स्पेस वॉर के लिए वेपन्स तैयार किया, कि कुछ भी आपने बनाया, कि आप स्पेस में गए, कि आपने लैंड रोवर तैयार किया, कि आप मून पर गए, कि आप मार्स पर पहुंच सकते हैं, आप जहां मन जिसकी बातें आज सुन सकते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन की देन है। एक्चुअली जो आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की देन है। तो इलेक्ट्रॉन के आने के बाद बहुत चीजें बदल गई, और ये इलेक्ट्रॉन इतना मामूली, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए, लेकिन आदत हो गई है तो अब इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने बोला इसके आने के बाद हर चीजों में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। इससे पहले की केमिकल बॉन्डिंग बहुत वाहियात थी, मतलब थियोरेटिकल बस एजम्पशन था। इसके आने के बाद एक प्रैक्टिकल लेवल की बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, ऑर्बिटल आया, वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जैसी चीजें बॉन्डिंग में आई, केमिकल बॉन्डिंग में। मेरी बातों को आराम से सुनेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। और जब बॉन्डिंग आया तो दो एलिमेंट को जोड़ के कुछ चीजों के बनाने का तजर्बा हासिल हुआ इंसान को। इंसान ने कंपाउंड बनाना शुरू किया, यौगिक बनाना शुरू किया, मटेरियल बनाना शुरू किया, अलवाय बनाना शुरू किया, मिश्र धातु जिसको बोलते हैं। तो आप अब देखें आज की चीज दुनिया में हर मेटल के जगह पर अब रिप्लेस होकर अलवाई चला गया। आप कोई भी मेटल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आप देखें, पहले एकदम लोहा 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 इस्तेमाल हो रहा, लोहा, कॉपर, जिंक नहीं, आयरन, कॉपर, जिंक, यही सब इस्तेमाल होता था। आज के डेट में हर चीज मेटल रिप्लेस हो गया अलवाय से, और ये अलवाय आप बना पाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की देन है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी से लेके एवरीथिंग, सब कुछ, कम्युनिकेशन से लेके हर चीज बन पाया। तो अब आप सोचिए कि इंसानों में कितनी ताकत दी है इस इलेक्ट्रॉन ने, उसको एक्चुअली एक अलग दर्जे का बनाया। एक सोच जो थी कभी भगवान वाली सोच, उस सोच पर इंसानों को लाया इस इलेक्ट्रॉन ने, भगवान वाली सोच, गॉड वाली सोच। क्योंकि आप ज्यादा नहीं दोस्त, ज्यादा नहीं, आप वीडियो को अच्छे से देखें, सुने मेरी बातों को, ज्यादा नहीं, 1808 मतलब 1800 की बात हुई, और 1900 1900 मतलब 100 साल का ये इतिहास है बीच का। तो आप ये इससे पहले की दुनिया को देखें और इसके बाद की दुनिया को देखें, क्या ऐसी दुनिया थी? सोच के देखिए। और यह भी सोचे उससे 100 सालों नहीं, 500 सालों पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, और इसके इलेक्ट्रॉन के आने के मात्र 50 साल बाद कितना डेवलपमेंट हुआ। सोच के देखें, उसके 1000 साल पहले का डेवलपमेंट देख ले, और इलेक्ट्रॉन के आने के बाद 50 साल के बाद का डेवलपमेंट देख ले, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये साइंस असली भगवान है आज के डेट में। इस अर्थ को बचाया है इस साइंस ने। डेफिनेटली इसके कारण अर्थ खतरे में भी है, क्योंकि लोग इसका मिसयूज भी काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन इस साइंस ने इंसानों को एक नजरिया दिया, इंसानों को टक्कर का बनाया। किसी दूसरे प्लेनेट पर जो एलियंस होंगे, लोग होंगे, उनसे टक्कर लेने के लिए उनके बराबरी का बनाया, इंसानों को क्रिएटिव बनाया। इलेक्ट्रॉन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो कहां आप मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में अटके हैं,
इलेक्ट्रॉन को भगवान मानिए और जरा सोचिए, ये सारे टेक्नोलॉजी जो हवाई जहाज का ये वो और पहले का जो आप ब्रह्मास्त्र या आपके गॉड का जो कोई कॉन्सेप्ट था, उस चीजों को सोचे और आज के दौर में आपने इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने वेपन्स बनाए हैं, आपका राफेल, आप उसको देखें। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास एक पर एक मिसाइल है, सब कुछ। आज आप एयर स्पेस में स्पेस में जो आज आप सिक्योर्ड हैं, साइंस ने इतना डेवलप किया है। तो इलेक्ट्रॉन, अब जरा सोचें कि कितना ज्यादा आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेकर के आप पॉजिटिव होइए, ठीक है, कि आप में भी दम है। जब से इलेक्ट्रॉन आया तो बोल दीजिए प्रेम से इलेक्ट्रॉन बाबा की जाए, किसी ने सही बोला। आइए, तो इलेक्ट्रॉन 1886 1896। अगला, जस्ट इन्हीं दिनों प्रोटॉन आ गया 1900। फिर धीरे धीरे न्यूट्रॉन आया 1932। फिर अगला पॉजिट्रॉन आया। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 1935 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावे सबसे पहला पार्टिकल जो आया दैट वाज पॉजिट्रॉन। फिर धीरे धीरे मेजॉन आ गया 1947, मेजॉन्स आ गया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिकल्स आने लगे, सिग्मा, क्वार्क्स 1964 62 64 के आसपास क्वार्क्स आया। बोसॉन्स, इंटरमीडिएट बोसॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवरी में लाए। न्यूट्रिनो, ध्यान से। तो आप एटम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानते हैं क्योंकि आप अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन हमने बोला कि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो धीरे धीरे लोग डिस्कवर करते चले जा रहे हैं। म्यूऑन्स जानते हैं? म्यूऑन्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। इसका एक रिसेंट म्यूऑन है टॉम्यूऑन। ये 2000 का राउंड आया है। अब आप सोचिए तो कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो अब इनमें से आप हर एक की केमिस्ट्री तो आपको जाननी नहीं है, ऐसे और भी है। तो इनमें से आपको मेनली केमिस्ट्री 3 की जाननी है। बहुत सारे एंटी प्रोटॉन है, 1956 में एंडरसन ने लाया था, एंटी प्रोटॉन है, वो भी लिख सकते हो। एंटी प्रोटॉन है। तो हायर क्लासेस में जब जाओगे तो इन सबको थोड़ा थोड़ा जानना है, बट अभी सिर्फ नाम सुन लो काफी है, क्योंकि आप ऐसा ना बोले कि एटम की स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिम्मेदार है। ये 3 तो परमानेंट रहने वाले पार्टिकल हैं जो हर हाल में, हर अवस्था में हैं। बाकी कुछ रहेंगे, कुछ बदल जाएंगे, आएंगे, वेस बदलेंगे, अपना काम करेंगे और टर्न कर जाएंगे, दूसरे में कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो बाकियों के बारे में अभी ज्यादा नहीं पढ़ना। हालांकि जब आप 11th 12th में आ जाते हैं तो आपके पास जो पढ़ना होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत कुछ चीजें हैं पढ़नी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो वहां कुछ कुछ पार्टिकल्स जैसे मेजॉन्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, थोड़े मोड़े मेजॉन्स को पढ़ना है। एंटी प्रोटॉन के बारे में थोड़े से जानने हैं आपको, पॉजिट्रॉन के बारे में थोड़े से जानने हैं, बट पार्टिकल्स बहुत सारे, ठीक है। तो हम लोग इन सब से बाहर आते हैं। हम लोग बोलने वाले हैं, चल क्या रहा था, कहानी चल रही थी कि एटम बोला गया कि फंडामेंटल है, इंडिविजिबल है, स्ट्रक्चरलेस है और बनाया, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बट मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल को माना गया है कि एटम की स्टेबिलिटी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए वो जिम्मेदार है, जिसमें मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कुछ इनमें से रहेंगे परमानेंट, कुछ कन्वर्ट कर जाएंगे, दूसरे फॉर्म में वो तब्दील कर जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले आप पहले पेज का, अगले पेज में मैं इन चीजों को फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड, थर्ड पॉइंट पर मैं डिस्कस करता हूं मॉडर्न केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में किस तरीके से हमारा बाकी पॉइंट क्या कहता है। प्लीज स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो हम लोग अब सेकंड पॉइंट को लेकर के बातें करें। चलो यहां पे लिख भी दे रहा हूं, आउट ऑफ
many subatomic particles electron, proton and neutron are assumed to be simplest subatomic particles of atom. Simplest subatomic particles of atom. नहीं, हमने बोला कि बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माना गया है कि वो सिंपलेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, क्यों? एज विथ ईच डिस्कवरी पिक्चर ऑफ एटम वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने बोला कि जितने डिस्कवरी आप बढ़ाते जाएंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा मान लो तीसरा बोलोगे कि पॉजिट्रॉन, चौथा बोलोगे न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, जितना बढ़ाते जाओगे, मेसॉन्स के भी अलग अलग चीज पार्ट हैं, तो एटम का पिक्चर क्या होगा? कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि सबको बताना पड़ेगा ना। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बताते हो, ये न्यूक्लियस में, ये चारों तरफ, ये ऐसे, ये रुकेगा, ये रुका हुआ रहता, ये चलता हुआ रहता, जो भी है बताते हो, तो बाकियों को भी बताना पड़ेगा। तो जितने डिस्कवरी लोगे, हर एक डिस्कवरी के साथ एटम का पिक्चर वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए आपने बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मान लिया कि वो सिंपलेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल है। क्लियर हो गया? चलो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एटम इज इंडिविजिबल वाला मामला ही खत्म हो गया कि एटम इंडिविजिबल है, वो वाला तो मामला है खत्म, चूंकि वो तो बहुत सारे पार्टिकल्स हमने मान लिया। अब तीसरा, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय वाला हम लोग पॉइंट पर डिस्कस कर ले, पहले बोल ले। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन processes, an element या atom can be converted to another। समझ रहे हो? जैसे आप हाइड्रोजन से को कन्वर्ट कर सकते हैं हीलियम में, और कोई बड़ा एलिमेंट फ्रांसियम ब्रेक हो सकता है स्ट्रोंसियम में। मेरी बात को समझिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, नाभिकीय संलयन और विघटन, दो एटम्स जुट के या कोई एक एटम पर कोई पार्टिकल का अटैक करते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे आप जाके, कि कोई एटम पर एक पार्टिकल का प्रभाव करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो दूसरे में कन्वर्ट कर गया। जैसे इसको ऐसे भी समझो ना, ट्रिटियम। तो ट्रिटियम एक अपनी उम्र पार करने के बाद वो अनस्टेबल होता है। ट्रिटियम आपने सुना होगा। ड्यूटेरियम के बारे में भी ये लागू होता है। ड्यूटेरियम थोड़ा स्टेबल है, बट फिर भी ट्रिटियम इतना स्टेबल, सॉरी हाइड्रोजन इतना स्टेबल नहीं है वो। तो ट्रिटियम जो अनस्टेबल है, वो कुछ समय के बाद वो कन्वर्ट कर जाएगा हीलियम। ठीक है, सब हाफ लाइफ पीरियड वगैरह आगे आप पढ़ेंगे। तो फ्यूजन और फिजन दो तकनीक है। एक में फ्यूज करता है, जुटता है, फिजन टूटता है, ब्रेक करता है। देख रहे हो, बड़ा वाला छोटे एटम में कन्वर्ट हो गया, छोटा वाला बड़ा में। तो आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय को ऐसे कह सकते हो कि जैसे आपने क्या पढ़ा, डाल्टन ने क्या बोला कि एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड, तो हमने तो क्रिएट किया ना हीलियम को, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। हमने एक तरीके से फ्रांसियम को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करने का मतलब उसको हमने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। देखो फ्रांसियम तो अब नहीं रहा, फ्रांसियम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाली बातें भी उनकी सही नहीं रही। न पहली बातें सही, क्या फंडामेंटल वाला, ना दूसरी बात सही रही इंडिविजिबल वाली, न तीसरी बात सही रही क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने वाली। अब बचे चौथी,
एटम इज स्ट्रक्चरलेस। अब आइए, मॉडर्न केमिस्ट्री में, मॉडर्न साइंस में एटम के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या मॉडल्स सजेस्ट किए गए, ये तो आप भी जानते हैं, तभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हो। थॉमसन साहब ने अलग मॉडल सुझाया, रदरफोर्ड ने अलग मॉडल सुझाया, बोर ने अलग मॉडल सुझाया, क्वांटम मैकेनिक्स अलग मॉडल सुझाता है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है वो अलग मॉडल सुझाता है, मतलब बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। लेकिन डाल्टन की वो बात तो सही नहीं थी कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस, लेकिन एक बात जरूर है कि आज भी कोई भी थियरी परफेक्टली एटम के सही सही स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं करता है। एग्जैक्ट एटम का स्ट्रक्चर क्या है ये आज भी कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग थियरी के मदद से अलग अलग बातें काम की आती है। ऐसा नहीं कि सही कौन है सर, सही की बातें मैं नहीं कह रहा हूं। पुराने थियरीज में से हर थियरी में मोर और लेस किसी में 1 पॉइंट सही था, किसी में 2 पॉइंट सही निकला, किसी में 3 पॉइंट से, मतलब सब थियरी में से कुछ कुछ चीजें काम की निकलती गई। तो आज भी कोई पॉइंट अगर आएगा कि एटम की ये खासियत है तो अकॉर्डिंग टू दैट वन थियरी, एटम की ये बात खासियत है तो अकॉर्डिंग टू दिस वन थियरी। ऐसी बात है कि हर थियरी में कुछ कुछ बातें हैं स्ट्रक्चर वाली जो थियरी है, लेकिन आज भी परफेक्ट स्ट्रक्चर एटम का डिसाइडेड नहीं है। क्लियर है? लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस, तो ये बातें भी गलत है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं। मेनी एटॉमिक मॉडल्स मतलब रिगार्डिंग किस संबंध में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Many atomic models have been suggested in modern chemistry. बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स सजेस्ट किए गए हैं। चलो आ जाओ, मैं 2-3-4 मॉडल की चर्चा करता हूं। जैसे सबसे पहला मॉडल क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। बेटा इतने बेसिक्स लेवल पे समझा रहा हूं, अब इससे नीचे जाना संभव नहीं है। 8, 9, 10th क्लास जहां से डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जरा मेरी बातों को अच्छे से समझे और ईयर पर गौर करें, 1808। ठीक है, ध्यान से। इस मॉडल के हिसाब से तो आप बातें सीख ही गए। 4 पॉइंट क्या क्या थी समझ ही गए आप। फंडामेंटल, इंडिविजिबल, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और चारों बातें स्ट्रक्चरलेस। ध्यान से। सेकंड, इसके कुछ सालों बाद बीच में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से सुने, बीच में अब इलेक्ट्रॉन और 1886 to 96 मैंने लिखा, और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाती है बीच में। 1808 से देख रहे हो, बीच में इन दोनों की डिस्कवरी हुई। तो थॉमसन साहब आ जाते हैं और थॉमसन साहब एक मॉडल देते हैं जिसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं आप। 1900 में प्लम पुडिंग मॉडल एक मॉडल आता है। अच्छे से देखते जाए, किस चीज की डिस्कवरी के बाद? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद। इन्होंने बोला कि एटम का कोई आकार नहीं है, और ये भाई साहब एटम को एक तरबूजे के आकार का लेते हैं, वाटरमेलन के आकार का, एक स्फेरिकल बॉडी ऐसे मान लेते हैं अपना, और बोलते हैं कि ये एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। अच्छे से सुनेंगे, ये कब आया? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तब। न्यूट्रॉन नहीं आया बेटा। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मतलब पॉजिटिव चार्ज किसका आया? प्रोटॉन का। और इसमें इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है होमोजेनसली। इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूजे में उसका बीज फैला हुआ है, उस तरह से इसको बताया गया कि यह फैला हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स
getting distributed homogeneously and makes the atom neutral और एटम को वो न्यूट्रल बनाता। अच्छे से देख ले मेरी बात को, मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि अच्छे से मैंने बोला कि जब डाल्टन ने बोला कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसके कुछ सालों बाद, अच्छे खासे सालों बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो थॉमसन, चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले खुद थॉमसन साहब थे, तो थॉमसन ने एक मॉडल बनाया। उस मॉडल का नाम हो गया प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम को एक पॉजिटिव चार्ज का बॉडी मान लिया गया। ये एटम है, एटम को एक पॉजिटिव चार्ज का बॉडी मान लिया गया और बोला गया कि ये एक सॉलिड बॉडी के तरह, सॉलिड स्फीयर के तरह है, और इसमें नेगेटिव चार्ज जैसे तरबूजे में पूरा उसका बीज फैला हुआ है, उस तरीके से ये फैला हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनसली एंड मेक्स द एटम न्यूट्रल, और इस तरीके से ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किए गए टाइम टू टाइम डाल्टन के इस थियरी के बाद अगेंस्ट में कि एटम स्ट्रक्चरलेस होता। तो ये दूसरा थियरी रहा। अब तीसरे और चौथे पर भी बात करते हैं। इसके बाद फिर समय बदला तो क्या हुआ? अभी हमने बातें की है 1808 पर, फिर हम लोग चले गए 1900 पर। मतलब 100 सालों का इतिहास हमने एटम के बारे में हमने देखा है। अब आगे चलते किसके बाद किस चीज की डिस्कवरी हुई और क्या नया पॉइंट आया, तो आप इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से दोस्तों। तो अब हम लोग थर्ड पेज में आए जरा, सॉरी थर्ड पेज में, और तीसरा किसके बाद? डाल्टन्स और थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के बाद। इसके बाद डिस्कवरी आती है बीच में न्यूक्लियस की। किस चीज की डिस्कवरी हो जाती है? न्यूक्लियस की, जिसको आप हिंदी में नाभिक बोलते हो। 1902 में रदरफोर्ड साहब बीच में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं, नाभिक की खोज हो जाती है। अभी तक इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं था, और ना न्यूक्लियस का कहीं नाम था। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो एक नया मॉडल प्रेजेंट किया गया। किनके द्वारा? जो नया मॉडल आया वो थर्ड आया, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अच्छे से देखेंगे। अब यहां पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और जानते हो इसका आधार क्या है? किस एक्सपेरिमेंट से हुआ था ये एक्सपेरिमेंट? बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। याद होगा आप लोगों को, 9th-10th में आपने पढ़ा बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। क्योंकि गोल्ड मोस्ट मैलेबल मेटल है, तो बहुत पतला तक उसको कर सकते थे आप। 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का वो उतना थिकनेस तक चला गया था। तो इसके बॉम्बार्डमेंट से अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ये न्यूक्लियस है। अब बोला गया इनके द्वारा कि ये एटम है। पॉइंट्स वाइज आ जाओ, इसमें क्या क्या इन्होंने बातें बोली। सबसे पहले इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ ऑल, अच्छे से देखोगे, पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है। इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। परमाणु का मैक्सिमम हिस्सा खाली है। इलेक्ट्रॉन काफी दूर है। कहां से? न्यूक्लियस से। सही है, ये बहुत दूर है। ये मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। अगला पॉइंट मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन इज लार्जली, आप इसको इन्फिनाइटली भी बोल सकते हो, इन्फिनाइटली सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस।
ठीक है, पॉइंट देखते जाओ। एटम का मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट बेटा क्या है? एम्प्टी। फिर हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से, इसको आपने क्या बोला? इसी चीज का नाम क्या था? न्यूक्लियस ना। और न्यूक्लियस में क्या सब है? प्रोटॉन्स ओनली, न्यूट्रॉन मत बोल देना रे। क्यों? अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। गौर से देख लो, तुम ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में हो जो 1909 में आया है, और ये मॉडल किस चीज के डिस्कवरी के बाद आया है? तो न्यूट्रॉन की, सॉरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1902 के बाद ही आया है। तो आप अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं किए हैं, इसलिए न्यूक्लियस में भी आप न्यूट्रॉन नहीं कह सकते हैं। उनको नहीं पता था कि न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज होती है उस समय में। हालांकि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो इन्हीं के स्टूडेंट ने ढूंढा था, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, और वो इन्हीं के द्वारा सजेस्ट किया गया था। 1920 में उन्होंने एक अंदेशा दिखाया था, यूनिवर्सिटी लेक्चरर थे, उन्होंने अपने पढ़ाने के दौरान एक अंदेशा बताया था कि एटम, जब मास को कैलकुलेट किया गया तो एटम में मास मिसिंग है, अच्छा खासा मास मिसिंग है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से टोटल एटम का वजन होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। तो एटम में कोई तो पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, छुपा हुआ है कहीं, और उसमें मास बहुत सारा है, तो वो नहीं मिल पा रहा, उसको ढूंढो। ठीक है, तो इसी बातों को आगे बढ़ा करके चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, वो चीजें हुई। तो हमने बोला कि एटम का मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट एम्प्टी है, अधिकांश हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो खाली है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। अगला पॉइंट, इन्होंने बोला कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है रेडियस, जबकि वहीं पर न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है। ध्यान से, तो अगर आप दोनों के वॉल्यूम की तुलना करें, वॉल्यूम रेशियो, दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करें, वॉल्यूम रेशियो ऑफ एटम इज टू न्यूक्लियस, अच्छे से देखें तो कितना होगा बेटा? 4/3 πr³ लगाओगे, ये ना लेते हो स्फेयर का, अगर स्फेरिकल ले लोगे तो 10⁻⁻30 मीटर क्यूब बाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। सही है? तो ये आ जाएगा 10⁻15:1। मतलब क्या हुआ? एटम का जो वॉल्यूम है बेटा वो 10⁻15 टाइम्स लार्जर है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। तो ये बहुत बड़ा है, एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स बड़ा है न्यूक्लियस के। ये आप जिस कमरे में अभी बैठे होंगे, उस कमरे को अगर एटम माना जाए तो उस कमरे में छोटे से छोटे डस्ट का पार्टिकल भी न्यूक्लियस नहीं हुआ, उससे भी छोटा हुआ वो 10⁻15। अनुमान इसको ऐसे लगाओ, अर्थ को अगर एटम मान लो तो उसके सेंटर पर एक क्रिकेट का बॉल रख दो। अब सोच के देखो, इस तरीके का हिसाब किताब होगा एटम और न्यूक्लियस के बीच। तो न्यूक्लियस का साइज या वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, एकदम नगण्य, नहीं के बराबर। ठीक है, लाइक द वॉल्यूम ऑफ अ क्रिकेट बॉल irrespective of वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। दैट इज, ध्यान से, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, नगण्य, नहीं के बराबर है उसका वॉल्यूम। किसके तुलना में? रिलेटिव टू दैट ऑफ एटम। दैट ऑफ एटम, एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बेटा नेग्लिजिबल है। यह भी इनका कंक्लूजन है। लेकिन मास की जहां तक बात की जाए तो मास के हिसाब से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता मास ऑफ प्रोटॉन से। इसीलिए यह बोला गया कि भले ही ये अगर अर्थ है और ये क्रिकेट का बॉल, बट चूंकि इसका मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, आपको पता होगा 1/1836, तो परमाणु के बाकी हिस्से, एटम के रिमेनिंग पार्ट का मास इस न्यूक्लियस के मास के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, उल्टा हो गया वॉल्यूम के हिसाब से।
जैसे वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम के तुलना में ये नेग्लिजिबल, मास में इसके वॉल्यूम के तुलना में बाकी पार्ट का नेग्लिजिबल। ये मत बोल देना कि मास में इसके मास के रिस्पेक्ट में एटम का मास नेग्लिजिबल। अरे एटम के अंदर न्यूक्लियस है, नहीं बाकी पार्ट का, न्यूक्लियस को छोड़ के। तो आप बोलेंगे कि न्यूक्लियस इज हैवी, न्यूक्लियस इज हैवी, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, मतलब जो एटम का बचा हुआ पार्ट है, एटम इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस छोटा है और न्यूक्लियस भारी है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अगले पेज में हम लोग लाते हैं। अभी तक हमने बोला जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने बोला कि न्यूक्लियस सेंटर पे है, उसमें सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की कोई बात ही नहीं आई, और इलेक्ट्रॉन लार्जली सेपरेटेड है। अगला पॉइंट है, ये कहते हैं कि ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है यहां और ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्टिव लगाता है। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन में है, सारा इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म नहीं है इस पर फोर्स, ये रैंडम मोशन में है। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लार्जली सेपरेटेड है, बहुत दूर है, बट एक्सट्रीमली हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और उनका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है मूव करने का, रैंडमली मूव कर रहे हैं और एक्सट्रीमली हाई स्पीड से, और न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा सेपरेटेड है। अगर इसको कंपेयर करें थॉमसन मॉडल से कि थॉमसन ने क्या कहा था, तो आप गौर से देख ले, थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, जैसे तरबूजे में उसका बीज है वही ना था कि इस तरीके से फैला हुआ है। तो थॉमसन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, जबकि रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मोबाइल है और एक्सट्रीमली हाई स्पीड से मोबाइल है, और इसके मोशन के लिए फोर्स कहां से आता है, न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। वो फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन वहीं से फोर्स जनरेट होता है। क्लियर हो गई चीजें? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगला पॉइंट में मैं वही लिखने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स के, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के प्रभाव में बहुत एक्सट्रीमली हाई स्पीड से रैंडमली मूव करता है, जो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है किससे, थॉमसन से। तो देखो हर मॉडल की अपनी खासियत है। थॉमसन डाल्टन की कम से कम ये खासियत, उन्होंने एटम को इंट्रोड्यूस किया, अदरवाइज लोग सोच भी नहीं सकते थे एटम। थॉमसन साहब की खासियत है कि उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी चीजें एटम में है और वो चार्ज को बैलेंस कर रहा है, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हालांकि न्यूट्रलिटी ऑफ एटम का थियरी सबसे पहले, बहुत पहले फैराडे ने दिया था, बहुत पहले दिया था उन्होंने, ठीक है, 1833 के आसपास। तो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, तो एटम न्यूट्रल कैसे है उसका कॉन्सेप्ट थॉमसन ने कम से कम दिया। अब ये रदरफोर्ड की अपनी खासियत है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करता है, मूव करने के बारे में इन्होंने बोला, एक्सट्रीमली हाई स्पीड के बारे में, और इनकी बातें सटीक भी है बहुत कि एटम का परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, वो बात भी सही है, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि न्यूक्लियस, एटम अगर साफ दिख रहा है, एटम का रेडियस अगर 10⁻⁻10 मीटर है और यहां अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर है। अगर रेडियस का भी रेशियो लो तो 10⁵ है। 10⁵ कम थोड़ी ना होता है। मान लो तुम एक कदम उठाते हो, एक स्टेप रखते हो, वो 1 मीटर का स्टेप है, तो कोई ऐसा आदमी जो तुमसे 10⁵ टाइम्स बड़ा स्टेप रखे तो वो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस पार कर जाएगा, क्योंकि तुमने 1 मीटर रखा तो वो 10⁵ मीटर रखेगा, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो 1000 किलोमीटर 10⁻³ के ऑर्डर में चला जाएगा, तो वो पटना टू दिल्ली वाला हिसाब किताब होगा कि एक स्टेप में पार कर गया। तो तुम ही जरा सोचो कि तुम्हारा एक स्टेप 1 मीटर का और किसी का एक स्टेप पटना टू दिल्ली का डिस्टेंस कवर कर रहा, तो कितना बड़ा हुआ। तो ये बातें उनकी बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा सेपरेटेड है और
रेडियस से ये मामला साफ क्लियर। इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो देखो 10⁻15 है, मतलब अर्थ के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जैसे सेंटर पर क्रिकेट का बॉल का वॉल्यूम होगा, वैसे ही एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, मतलब नेग्लिजिबल है। तो इनकी बातें एकदम सटीक है। इन्होंने बोला न्यूक्लियस हैवी है और अकेले न्यूक्लियस का जो मास है वो बाकी पार्ट का मास का बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम का मास को कैन बी नेग्लेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। तो सबके मॉडल में खास बात है। अगले मॉडल में जाओगे बोर मॉडल। बोर मॉडल की भी अपनी खास बात है। उन्होंने एटम के इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ट्रैक तैयार किया, बहुत सारी बातें उस पर भी हम लोग जिक्र करते हैं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी एकदम। आइए दोस्तों, हम लोग अब इस पेज में वहां से चीजों को आगे बढ़ाएं। तो हाँ, एक चीज जो हमने आज लास्टली बोला, क्या? इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। एक्सट्रीमली हाई स्पीड, सब कुछ सही है, वही एक्सट्रीमली हाई स्पीड सही है, बस रैंडमली वाली बात जो थी ना, यही चीज अगले मॉडल में काट दी गई। ठीक है, विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ, किसके प्रभाव में? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बहुत क्लियर है। तो इस तरह से और भी चीजें कुछ कुछ थी, बट हम लोग मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इसलिए इसको वहां पे ड्रॉप करेंगे हम लोग। अच्छे से देखें। तो ये बातें हुई रदरफोर्ड के न्यूक्लियर ऑफ मॉडल ऑफ एटम पर, कुछ खास बातें। कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो 9th-10th में आप इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं। 1913, 1913, और वो कब है? 1909। उस मॉडल में फिर कुछ कमी ढूंढी गई, हालांकि ये सब चीजें डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे तो दिखेंगी। उस मॉडल में फिर कमी ढूंढी गई कि यदि फोर्स, न्यूक्लियस का फोर्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो किसी चार्ज पार्टिकल पर, मतलब पॉइंट है, किसी चार्ज्ड एसिलरेटेड पार्टिकल पर अगर पार्टिकल में फोर्स के बाद त्वरण है, तो अगर उस पर अट्रैक्शन लग रहा है, वो मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। एसिलेटेड पार्टिकल पर जब फोर्स लग रहा है तो वो एनर्जी इमिट करता है, छोड़ता है। तो एक समय में उसकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में गिर जानी चाहिए, एटम की स्टेबिलिटी खत्म होनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब पॉइंट को भी छोड़िए, अगर आप नहीं समझ पाते उतना तो, या पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब उनकी कमियों को देखते हुए फिर बोर साहब एक नया मॉडल बनाते हैं, जिसमें एक पॉइंट जो रखते हैं अपना, क्या? स्टेशनरी या फिक्स्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड ऑर्बिट। नहीं, ऑर्बिट कहलाया या सेल? क्या डिफरेंस है इनके वाले थियरी में? रदरफोर्ड वाली थियरी में स्टेशनरी पाथ था कि नॉन स्टेशनरी पाथ था? नॉन स्टेशनरी, रास्ता बदल रहा था ना हमेशा, नॉन स्टेशनरी पाथ था। लेकिन इनके वाले में स्टेशनरी फिक्स्ड पाथ इलेक्ट्रॉन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको ऑर्बिट बोला गया। हालांकि वहां फिर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम वगैरह का खेल है, बट अभी ऑर्बिट पर नहीं रहे, इसीलिए अब सजेस्ट किया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ पर है। KLM आप ऐसे बनाते हैं, हालांकि एग्जैक्टली एक पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, जैसे अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ अलग अलग पाथ होते हैं जिस पर अलग अलग प्लैनेट्स चलते हैं, उसी तरीके से देखने में ये प्लेनर लगता है, बट ये प्लेनर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है।
और अच्छे से देख लो, ये देख लो, आप सबको एक ही प्लेन में बनाते हैं जी नहीं, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, अब समझ में आया होगा। पहला वाला ये के, दूसरा वाला ये एल, एल के ये हो गया एल, तीसरा वाला ये एम एन, इसी को आप शॉर्ट में बेटा ऐसे बना देते हो के एल एम, सही है ना। ऐसे सही है, आप इसी को अलग अलग ऑर्बिट बोलते हो। तो अब जो चेंज आई चीजें, यहां पर आप सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर मोशन, ये इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारी बातें की गई, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, हालांकि अभी आप शायद नहीं जानते हो कि व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैंने कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि बोर्ड के थियरी का बिगेस्ट मेरिट क्या है, तो यही है। बिगेस्ट मेरिट ऑफ बोर्ड्स थियरी यही है, क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन करता है। कैसे? अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं ना। अभी बस आपको एक बार एक नजरिए में इंट्रोडक्शन लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि एटम को अलग अलग समय पर लोगों ने किस नजरिए से देखा, एटम को अलग अलग समय पर लोगों ने क्या समझा। तो 1808 में क्या समझा, 1900 में क्या समझा, 1909 में क्या समझा, 1913 के बाद क्या समझा, और उसके बाद लोगों ने फिर क्या समझा। तो बोर साहब जब इंट्रोड्यूस करते हैं 1913 में, तो अब ये एटम को बोलते हैं कि एटम स्फेरिकल है और उसमें अलग अलग तरीके के ऑर्बिट हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पाथ है। सबके लिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट एनर्जी, ये सब इनका मेरिट है। ऑर्बिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज का इन्होंने एक प्रॉपर कैलकुलेशन बनाया। तो ये इनका बहुत बड़ा मेरिट ये काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनके हिसाब से अभी भी न्यूट्रॉन नहीं आया, अभी भी न्यूट्रॉन नहीं आया, क्योंकि 19 कितना है 13 है इनके मॉडल में, वहां तक न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ था। तो अगले पेज में हम लोग चलते हैं, आज का आखिरी पेज, वहां हम लोग 5 मिनट और डिस्कस करते हैं कि इसके बाद अब जो थियरी है, अगली थियरी वो क्या है, ठीक है। तो आइए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, तो आज के लेक्चर का ये आखिरी पेज, आखिरी कुछ मिनट हम लोग अब डिस्कस करें। आपसे मैं ये दिखा रहा था कि अलग अलग समय में एटम के रिगार्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें हुई, और ये सारी बातें डाल्टन्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में खुली कि मॉडर्न साइंस में एटम किस तरीके से है, ठीक है। तो चलिए आइए, इसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है तो अब बीच में बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी होती है। ध्यान से देखें, अब जैसे आप इसको ऐसे लें, अब ये कौन सा आया, थर्ड, फर्स्ट डाल्टन हमने लिखा है, सेकंड रदरफोर्ड, थर्ड हमने लिखा बोर, यही है ना, डाल्टन नहीं सॉरी, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, 4 लिखा। पांचवा इसको बोलेंगे आप क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। अच्छे से देखें, अब कहानी फिर बदल गई। अब 1925-26 में आप पहुंच गए, 25-26 ऑनवर्ड्स लिखें, इससे आगे, तो इससे आगे पे आप चले आए, ठीक है।
मतलब बोर साहब की थियरी 1913 में स्टार्ट हुई है और 1925 तक लगभग बोर की बातें चली कि गोल गोल घूमता है। अब यहां पर आने के बाद पिक्चोरियल डायग्राम हुआ, पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हैज बीन स्केच्ड। अच्छे से देखें मैंने क्या बोल रहा हूं, हालांकि आगे बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हैज बीन स्केच्ड, मतलब अगर मान लो कि कोई हाइड्रोजन एटम है, देखो कौन सी तकनीक डेवलप हुई है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बोर साहब कहते थे कि वो गोल गोल घूमेगा, समझ रहे आप? बोर साहब कहते थे वो सर्कुलर घूमेगा, बट इसका, ये बोर्स का हिसाब किताब था, बोर्स कंसीडरेशन, बट इसके इलेक्ट्रॉन का पिक्चोरियल डायग्राम, पिक्चोरियल, पिक्चर लिया गया, सीधा समझो ना, फोटो लिया गया, बहुत सीधा समझो ना। जब पिक्चोरियल डायग्राम तैयार किया गया तो दिखता है कि भाई साहब एक्चुअली ये न्यूक्लियस के चारों ओर डीलोकलाइज करता है। ध्यान से सुने, वही हाइड्रोजन एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसका पिक्चोरियल डायग्राम, मतलब पिक्चर लिया गया कि अगर बहुत सारे पिक्चर्स लेंगे, लाखों लाख पिक्चर्स लेंगे, और अगर वो सर्कुलर मोशन में होगा तो सारे पिक्चर्स को रखोगे तो एक सर्कुलर मोशन तैयार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये स्पेस में बहुत दूर तक, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, वही एक इलेक्ट्रॉन कभी यहां कभी यहां, ये 3 डायमेंशनल प्लेन में मत, बोर्ड पे मत समझिएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर, कभी बहुत आगे कभी बहुत, समझ रहे हैं चीजों को, ऐसे डीलोकलाइज होते हुए पाया गया। लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज, लोकेट करना, स्थिति बताना, एश्योर करना कि यहां पे है, और ये डीलोकलाइज दिखा, खो गया, मतलब अगले पिक्चर में कहां आएगा नहीं कहा जा सकता। एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हां यह दिखा कि कुछ खास एरिया में वो अपना ज्यादा समय गुजार रहा है, बट वो हर जगह आ जा रहा है, बहुत दूर तक। क्या बोला बेटा मैंने? ये जरूर पता चला कि एक खास एरिया में वो अपना ज्यादा टाइम गुजार रहा है, लेकिन कोई पाथ नहीं है, कोई पाथ नहीं, कोई रास्ता नहीं। समझ रहे हैं चीजों को? या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर गया। अब इसमें और इसमें अंतर है कि ये सर्कुलर है, क्या है? सर्कुलर पाथ है, 2 डायमेंशनल, और ये एरिया है, एन एरिया विद इन विच, ध्यान से सुने, विद इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। अच्छे से नजरें ना हटाएं, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। और इस एरिया का नाम, इस एरिया के अंदर का क्षेत्र कहलाया ऑर्बिटल। वहां क्या था? ऑर्बिट, और यहां क्या हो गया? ऑर्बिटल। क्या बोला बेटा मैंने बोला कि उन्होंने बोला किसी पे गोल गोल घूमेगा, और ये कहते हैं कि स्पेस में डिप्लाइज हो जाएगा, खो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, बट कब कहां आएगा, और बिना पाथ के। तो इसको जिस एरिया के अंदर इसके मिलने की, मतलब ढूंढने गए, और मान लो कि आप 1000 पिक्चर लेते हो, तो 1000 में अभी भी इस एरिया के अंदर वो 990 बार, 990, 995, 998, मतलब समझ रहे हो, 990, 995, 998, इतने बार मिलने की संभावना अभी भी इसी एरिया में है। लेकिन फिर भी 5-10 बार तो संभावनाएं हैं कि इधर उधर है, कहीं बहुत दूर है, उस एरिया में पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ढूंढा तो उस एरिया में बहुत ज्यादा मिला, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसी एरिया में, कभी कभी वो बहुत दूर भी गया। तो इस एरिया को हमने कट कर लिया, इस स्पेस को हमने कट कर लिया, और यही स्पेस अब ऑर्बिटल। और ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल दिखता है ऐसा,
तो ये एरिया है, ये एरिया को एन एरिया विद इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी संभावना मैक्सिमम है, इस एरिया को बोला गया ऑर्बिटल। जबकि पहले था ये ऑर्बिट, पहले एरिया में नहीं, पहले पाथ में था, अब बोला जा रहा है उस एरिया में है, और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलोंग अ पाथ, ऐसे लिखो सीधे, इलेक्ट्रॉनिक पाथ इसके अंदर है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता है अंदर में, इनसाइड? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन को वेव, आखिरी पॉइंट लिख रहा हूं, नजरें जमाए रखें, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इज कंसिडर्ड ऑफ वेव नेचर। बहुत डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में भी लिख रहा हूं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन जो उस एरिया के अंदर डिलोकलाइज हो रहा, कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं, तो इलेक्ट्रॉन के इस डिलोकलाइजेशन, खो जाना, डिलोकलाइज करना, कहां भाग गया, इस डिलोकलाइजेशन को वेव नेचर दिया गया। तो कहां आप पार्टिकल थे, कहां अब आपको वेव नेचर मिल गया। और ये थियरी इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें रोल है, कोई एक लोग दो लोग का ये काम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम में आता है हेजनबर्ग साहब, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको, डी ब्रॉगली श्रोडिंगर साहब, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, डी ब्रॉगली, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन तीनों का मुख्य रूप से, मैक्सवेल भी है, लेकिन उन तीनों का मुख्य रूप से नाम आता है। तो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट हेजनबर्ग, श्रोडिंगर, डी ब्रॉगली, मैक्सवेल, सभी का अलग अलग थियरी है, सभी का अलग अलग, जैसे इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इनका वेव नेचर है, इनका ड्यूअल नेचर है, इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी है, तो सभी का अपना अपना इसमें कंट्रीब्यूशन है। हमने एक शॉर्ट में आज आपको व्यू दिया, क्या दिया? डाल्टन साहब ने एटम नाम का टर्म इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला कि एटम डिविजिबल नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल है, क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ सालों बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, थॉमसन साहब ने बोल दिया कि भाई एटम का प्लम पुडिंग मॉडल है, वो तरबूजे की तरह है, अंदर में बीज की तरफ फैला हुआ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, नेट न्यूट्रल है, रुका हुआ है। तुरंत आते हैं रदरफोर्ड साहब 1909 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के ठीक बाद, और रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, लेकिन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, एटम का वॉल्यूम उस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि नेग्लिजिबल कर लो अर्थ के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जैसे क्रिकेट बॉल का है, लेकिन वो रैंडम चलता है। लेकिन बोर साहब कुछ दिनों के बाद आते हैं, कुछ सालों बाद आते हैं, वो कहते हैं नहीं, गोल फिक्स रास्ते पर चलता है, जिसको ऑर्बिट बोलेंगे, और वो धराधर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, एनर्जी, एक्सेलरेशन से लेकर के फोर्स, सेंट्रीपिटल, फ्यूगल, सब चीज का कैलकुलेशन कर देते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सबका। और उनके मॉडल की सबसे अच्छी खास बात होती है कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम को बहुत सही से एक्सप्लेन करते हैं। क्या है ये सब आगे पढ़ेंगे। फिर समय बीतता है, कुछ सालों बाद नया थियरी आता है, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर ये बातें बोली जाती है कि इलेक्ट्रॉन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेस में उसके पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उस स्पेस को हम ऑर्बिटल बोलेंगे। इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन आ रहा जा रहा, बट जितनी दूर में उसकी संभावना बहुत ज्यादा है मिलने की, उसको घेर लेते हैं, और यह 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो नया कॉन्सेप्ट आ गया ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अब मोशन में नहीं है, डीलोकलाइजेशन में है, या बोल लें कि वेव है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव का कॉन्सेप्ट पहली बार केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने। सब चीजों को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की कहानी में यहां तक, हालांकि इसके बाद भी आया वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज की कहानी में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस किया, किस आधार पे 9th 10th से चीजें कहां तक पहुंच गई, सिर्फ ये बताया। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कहानी के बारे में जानेंगे अच्छे से, और एटम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही मिलते रहिए, आते रहिए, क्लास करते रहिए, और हमसे प्यार करते रहिए, हम आपसे प्यार करते रहें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कीजिए, और अगर संभव हो, अच्छा लगे, सही लगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और हमसे कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।